चलो स्टार्ट करें। तो हम है ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन। पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और ध्यान से सुनना समझना तो इसके क्वेश्चन बनेंगे। और नो डाउट क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना समझ में नहीं आती। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। चैप्टर में क्या होने वाला है उसके पीछे का बैकग्राउंड थ्योरी अगर आप लोगों को पता होगा ना तो आप लोग इजीली इसके क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंट में एक अच्छी बात यह है या एडवांस अकाउंट में बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड है। जैसे एक चैप्टर पढ़ोगे ना तो मुश्किल से 20 से 25 से 30 क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन बना ली, मत उससे ज्यादा नहीं है। कितना बज रहा है रजत? रोज आदत डाल दियो भाई 15 मिनट लेट आने का। ठीक है। तो आप लोगों को इसके पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी दिक्कत देगी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 20-25 ही क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा बनाना ही नहीं है। पूरे एडवांस अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो पूरे में, अब कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करूं तो जो बीकॉम सेकेंड ईयर वाले हैं वो एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंट बोलते हैं उसी सब्जेक्ट को, और जो एम कॉम वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? एडवांस अकाउंट बोलते हैं। है एक ही चीज दोनों। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर लिक्विडेशन। लिक्विडेशन चीनी वो दरवाजा बंद कर लो तो। लिक्विडेशन क्या होता है? ये चैप्टर किस बारे में है सुनो। कभी कभी क्या होता है, कंपनी है ना बंद होती रहती। क्या होती है? कंपनी अब बंद करना चाह रहा, मतलब अपना बिजनेस बंद करके कंपनी सब चीज क्लोज करके अपने अपने घर जाना चाह रहे सब। तो ये चैप्टर उसी बारे में है जब कंपनी अपना बिजनेस को क्लोज कर रही है। तो कोई भी बिजनेस अगर बंद होता है, कोई भी बिजनेस अगर बंद होता है तो क्या होता है नॉर्मली? जितने भी एसेट्स होते हैं ना बिजनेस के, क्या होते हैं बिजनेस के? एसेट्स। उन एसेट्स को क्या किया जाता है? सेल, बेचा जाता है। उसको बेचने से जो पैसा आएगा, उसको बेचने से जो पैसा आएगा, इस पैसे से काहे का पेमेंट किया जाएगा? सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। दुकान बंद करके जा रहे हो, मतलब अपना बिजनेस बंद करके जा रहे हो आप, तो बिजनेस बंद करने के कारण जो भी लेन देन है आप उसको क्लोज करोगे कि नहीं? जितने एसेट्स है उसको रख के क्या करोगे? बेचोगे। जितने लाइबिलिटी वाले हैं उनको क्या करोगे? बिजनेस चलते रहता तो लोन भी चलते रहता आपका, मान लो। लेकिन अब आपको क्या करना है? बिजनेस बंद करना है, तो आपको लाइबिलिटी का भी क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब सब चीज सेटल करके ही आप बाहर जा सकते हो। क्लियर है? तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अपने एसेट्स को बेचोगे। एसेट्स को बेचने से जो भी पैसा आएगा, पैसा आने के बाद हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे। लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो इससे जो बिजनेस के मालिक है, बिजनेस के मालिक कौन होते हैं? इनको बचा हुआ पैसा लेके चले जाएंगे। ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में यही काम करना है। एक अकाउंट बनाना पड़ता है आपको। क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उसके बेस पे आपको पहले एसेट्स को बेचना है। बेच के क्या आएगा? आपके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आप फिर क्या करोगे? लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे। लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद आपके पास कुछ अगर सरप्लस या एक्सेस मनी बचेगा तो उसको क्या करोगे? शेयर होल्डर्स लोगों को पेमेंट कर दोगे। अब आप लोगों को पता है ना कि कंपनी जब बनती है तो कंपनी बनने का भी प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज चलो शटर खोल दो और कल से कंपनी चालू, ऐसा नहीं। कंपनी बनती तो कंपनी का पूरा प्रॉपर क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कहां पे? आरओसी के पास। और कंपनी जब चलती है ना, जैसे कोई नॉर्मल सा बिजनेस है ना, अपना किराना दुकान या कोई भी, तो हमको कोई फॉर्मेलिटीज नहीं रहती ज्यादा। हम क्या करते हैं? बस अपना सामान बेचते हैं और पैसा आता है, बस वो हमारा बिजनेस है। लेकिन जब कंपनी चलाओगे ना तो कंपनी को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। समय समय पे कंपनी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। कंपनी चलाना आम बात नहीं है ना, क्योंकि वो बड़े लेवल का बिजनेस है तो ये सब चीज करना पड़ता है। तो जब बात कंपनी को बंद करने की आती है ना, तो कंपनी बंद करने का भी एक लीगल प्रोसेस होता है। शटर गिरा दिए कंपनी बंद, ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो कंपनी जब बंद होती है ना, तो कंपनी बंद होती है तो कंपनी है ना एक इंसान को अपॉइंट करती है, उस इंसान को बोला जाता है लिक्विडेटर। क्या बोला जाता है? लिक्विडेटर। ये एक है ना अनबायस्ड पर्सन होता है। अनबायस्ड समझते हो? निष्पक्ष व्यक्ति। ये थर्ड पार्टी होता है, ये कोई बिजनेस के अंदर का आदमी नहीं होता है। ये कौन होता है? थर्ड पार्टी। तो लिक्विडेटर अपनी जगह ले लेता है आके, जब कंपनी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो लिक्विडेटर को ऐसे फोन करके नहीं बुलाते। कंपनी जब बंद होने वाली रहती है ना, तो कंपनी वाले लोगों को पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है आरओसी के पास कि कंपनी हम बंद करना चाहते हैं, क्योंकि खोलना रहता है तब भी एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो उसके बाद फिर हमको उसी प्रोसेस में, बंद करने की प्रोसेस में कौन अपॉइंट करते हैं? हम लिक्विडेटर। ठीक है। कौन कौन बन सकता है लिक्विडेटर मालूम है? एक चार्टेड अकाउंटेंट, जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं ना, सीए, सीएस, सीएमए, जिन लोगों को कंपनी लॉ का अच्छा नॉलेज है, एलएलबी, इन लोग लिक्विडेटर के पोस्ट में, मतलब लिक्विडेटर में अपना काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उस फील्ड का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो आप मान लो एलएलबी कर लिए हो, ठीक है। एलएलबी करने के बाद आप किसी ऐसे आदमी के अंदर में जाके ट्रेनिंग ले लो जो लिक्विडेशन का काम कर रहा है, तो उसका काम पूरा सीखोगे, एलएलबी की डिग्री आ जाएगी, तो आप भी अपॉइंट हो सकते हो फ्यूचर में एज अ लिक्विडेटर। अच्छी खासी फीस मिलती है यहां से भी। ठीक है, चलो देखो आगे। तो लिक्विडेटर जो है वो आता है, और जो एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी का पेमेंट करना है और बचा हुआ पैसा शेयर होल्डर लोगों को देना है, वो काम कौन करता है? लिक्विडेटर करता है। क्योंकि क्यों लिक्विडेटर को बुलाया जाता है? सोच के देखो ना, कंपनी को चला कौन रहा है? कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के अंदर वाले लोग। तो अंदर वाले लोग अपना पैसा पहले भरेंगे, बाहर वाले को बाद में देंगे। लेकिन लिक्विडेटर कौन होता है? एक अनबायस्ड पर्सन होता है। वो क्या करता है? जिसका हक है उसको पहले दिया जाता है पैसा, और जिसको बाद में देना चाहिए उसको बाद में दिया जाता है। वो सारी चीजों को नियम के हिसाब से करवाता है काम। क्लियर है मेरी बात? तो कंपनी बंद करने के समय कौन आके खड़ा हो जाता है? लिक्विडेटर आ जाता है। ठीक है। लिक्विडेटर पहले क्या करता है? एसेट्स को बेचता है। एसेट्स को बेचने के बाद उसके पास जो पैसा आएगा वो खुद अपने पास रखे रहेगा। फिर इसको, इस पैसे को क्या करेगा? लायबिलिटी वालों को पेमेंट करेगा। लायबिलिटी वालों को पेमेंट करने के बाद जो बचा हुआ पैसा किसको देगा? और लिक्विडेटर कोई साधु सन्यासी थोड़ी ये सब काम फ्री में कर रहा होगा बैठ के। तो लिक्विडेटर सबसे पहले अपना क्या ले लेगा? रेम्यूनरेशन, मतलब कमीशन वगैरह बोलते हैं। और लिक्विडेशन की पूरी प्रोसेस में बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। आप सोच के देखो ना यार, कोई एसेट बेचनी है तो फ्री में बिक जाएगी एसेट? खर्चे होते हैं उसमें भी। ठीक है। तो लिक्विडेटर क्या करेगा? दो चीजों का पहला पैसे उठा लेगा। किसका किसका? अपने रेम्यूनरेशन का पैसा, और लिक्विडेशन के कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं उसका। फिर बचे हुए पैसे को बाकी लोगों को जो करना है वो करता है। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो ये पूरी प्रोसेस करने के लिए लिक्विडेटर को हिसाब किताब रखना पड़ता होगा कि नहीं? कि बस ऐसे तो कागज के टुकड़े में बस इसको इतना दिया, इसको इतना लिया। प्रॉपर उसको क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। उस रिकॉर्ड को बोलते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एलएफएसए। क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसको बोलते हैं एलएफएसए। इसको बनाता कौन है? इसको बनाता कौन है? लिक्विडेटर खुद बनाता है। आई मेरी बात समझ में? ये अकाउंट का फॉर्मेट कैसा रहता है? बस पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक। इस तरफ लिखते हैं रिसिप्ट्स, इस तरफ लिखते हैं पेमेंट्स, और यहां लिखते हैं अमाउंट, और यहां लिखते हैं अमाउंट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एलएफएसए। तो एलएफएसए में कौन कौन सी चीजों की एंट्री होती है? सबसे पहले टू
कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। सबसे पहले काहे की एंट्री होती है? जैसे ही लिक्विडेटर आया तो जो बिजनेस के पास नकदी पैसा पड़ा हुआ रहता है या बैंक में पैसा पड़ा रहता है उसको अपने अंडर में ले लेता है, क्योंकि वो पैसे से भी तो किसी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा वो? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को अपने पास लाके रख लेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर टू रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख दिया हूं मैं। रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स प्लेस्ड, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स प्लेस्ड। अभी आप लोग लिखो बस, लेकिन समझाऊंगा मैं भी थोड़ी देर में पूरा। ठीक है, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब सब चीज का मतलब बताऊंगा। ठीक है, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स प्लेस्ड। यहां पे लिखोगे इसके अंदर अमाउंट रियलाइज्ड, अमाउंट रियलाइज्ड माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर, अमाउंट रियलाइज्ड माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अभी लिख बस लो, मैं सब चीज को डिटेल में बताऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बची हुई अमाउंट बाहर, ट्रांसफर्ड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ट्रांसफर टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यहां लिखना डेफिसिट और यहां लिखना सरप्लस। ठीक है, ऐसे ही लिखना, अभी नोट्स बनवा रहा हूं मैं आप लोगों को। थर्ड नंबर टू रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट प्लेस्ड, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट प्लेस्ड। रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट प्लेस्ड, इसके अंदर लिखना बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीन, डेटर्स, ठीक है, फर्नीचर एटसेट्रा। इसकी अमाउंट यहां लोगे, ये सारी चीजें यहां पर आएगी। हो गया, लिख लिए, आगे बढ़े। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आएगा, हाँ हाँ, इसके बाद आएगा टू रियलाइजेशन फ्रॉम अनपेड कॉल्स, टू रियलाइजेशन फ्रॉम अनपेड कॉल्स।
रियलाइजेशन फ्रॉम अनपेड कॉल्स। अब मैं आप लोगों को एडवांस अकाउंटिंग जो पढ़ाऊंगा करीम खनुजा की बुक से पढ़ाऊंगा। दो बुक आती है, दो राइटर की बुक आती है, एक आती है एस.एम. शुक्ला की बुक और एक आती है करीम खनुजा की। ठीक है, तो मैं करीम खनुजा की बुक से पढ़ाऊंगा, लेकिन लगभग क्वेश्चन सिमिलर है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इसमें उसमें नहीं है, उसमें इसमें नहीं है। और अभी पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखा गया है कि पेपर में करीम खनुजा की बुक से ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन, एस.एम. शुक्ला से कम आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वो बुक खराब है और ये बुक अच्छी है, इस बार हो सकता है शुक्ला की बुक से आ जाए, तो हमको दोनों बुक रिफर करना है। ठीक है, तो मैं क्लास में जो पढ़ाऊंगा करीम खनुजा की बुक से पढ़ाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, और आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए शुक्ला की बुक से कुछ क्वेश्चंस बना लेना। ठीक है, और मैं अपने अलग से क्वेश्चन बैंक दूंगा, तो उसके क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कर लेना, तो कोई एरिया नहीं छूटने वाला फिर। ठीक है, चलो ये हो गया आपका कौन सा साइड, रिसिप्ट साइड हो गया। अब बात करते हैं पेमेंट साइड की। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे बाय। हम अभी क्या बना रहे हैं, एक अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, टू और बाय। बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। by liquidators remuneration, by preferential creditors, preferential by preferential creditors, by debenture holders, by debenture holders having floating charges, by debenture holders having floating charges। इसकी अमाउंट आएगी अंदर में, ऐड करोगे यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इफ एनी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इफ एनी। ठीक है, इसके बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, इसकी अमाउंट लोगे, उसमें ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इफ एनी। इसके बाद बाय लोगे बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। हाँ, ऊपर वाले से नहीं, अब नया बाय लगा ना, अभी नई एंट्री है। बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यहां पर ऐड करोगे अमाउंट, एक मिनट अमाउंट मत लिखना, डेफिसिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डेफिसिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये ऐड हो जाएगा। अभी तक हमने ये सब लिखा है। सबसे पहला पेमेंट साइड में है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, सेकंड नंबर पे है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, थर्ड नंबर पर है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फोर्थ नंबर पर है डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, उसमें ऐड होगा उसका अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ऐसा कुछ। ठीक है, दोनों की अमाउंट जुड़ेगी बाहर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर लेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर डेफिसिट है तो ट्रांसफर होगा कहाँ से, सिक्योर्ड क्रेडिटर से। तो मैं देखो एक है ना एरो बना रहा हूँ,
ठीक है, हैरो बनाया मैंने, मतलब ये वही वाला डेफिसिट है, वो वहां ट्रांसफर हो जाता है। बाय प्रिफरेंस, बाय प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स एड एरियर डिविडेंड, एरियर डिविडेंड आप क्या करोगे इसमें ऐड कर दोगे, एरियर डिविडेंड इफ एनी, उसके बाद बाय लिखोगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, यहां लिखना लास्ट में बैलेंसिंग फिगर, ये आपका मैंने पूरा फॉर्मेट लिखवाया, इसको नोट कर लो। अब अपन एक एक करके समझेंगे टॉपिक्स को, ठीक है, तो पहले नोट कर लो। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। आप लोग कभी भंडारा खाए हो, भंडारा? हाँ, खाते रहते सर? वाह, लिक्विडेशन चैप्टर में भी आप है ना, बस भंडारे की सिचुएशन है मान के चलना, वही चल रहा है भंडारा, और सब लोग लाइन में लगे हैं और भंडारा खाने के लिए खड़े। आ रही मेरी बात समझ में? लिक्विडेटर कौन है? रसोईया। लिक्विडेटर कौन है? रसोईया। चलो देखो, सबसे पहले आप है ना रिसिप्ट साइड को देखो। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस मतलब ये पहले से पड़ा हुआ पैसा। सॉरी मैंने ना पेज का वो नहीं बनाया है अमाउंट का, वो कैश इन हैंड और कैश बैंक बैलेंस मतलब जो पहले से रखा हुआ पैसा है वो। उसके बाद सेकंड नंबर पे दिख रहा है रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट प्लेस्ड। ये क्या होता है बताऊंगा। रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट प्लेस्ड।
उसके बाद होता है रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट नॉट प्लेस्ड। उसके बाद क्या होता है, एसेट रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट नॉट प्लेस्ड, मतलब ऊपर में एसेट जो प्लेस्ड है वो, और यहां पर एसेट जो नॉट प्लेस्ड है वो, अलग अलग लेना है। उसके बाद लास्ट में क्या है, रियलाइजेशन फ्रॉम अनपेड कॉल्स। तो ये 4 जगह है जहां से हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, ये रिसिप्ट साइड है। अब पेमेंट साइड की बात करें तो पेमेंट में सबसे पहले क्या आता है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या आता है, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन। उसके बाद क्या आता है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। उसके बाद क्या आता है, डिवेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, और ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इफ एनी। होगा तो जोड़ना है, नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद क्या आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में क्या ऐड होगा, डेफिसिट फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। जो डेफिसिट हुआ है सिक्योर्ड क्रेडिटर को, उसको ट्रांसफर कर देंगे कहां, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। ठीक है, उसके बाद आगे प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स, उसमें ऐड करेंगे एरिया डिविडेंड इफ एनी, और लास्ट में बचा हुआ किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये आपका एलएफएसए, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। मैंने अभी समझाया ही नहीं, हम तो अभी रीड किए। आप लोगों को कोई भी चीज का मतलब पता है, नहीं पता है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड को देखो, तो सबसे पहला नाम क्या है, कैश इन हैंड या फिर बैंक बैलेंस। आप वो सिचुएशन को इमेजिन करो कि एक लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर कौन है, लिक्विडेटर, कंपनी बंद हो रही है अभी, ये लिक्विडेटर है और एक कंपनी बंद हो रही है। तो कंपनी बंद हो रही है तो अब लिक्विडेटर क्या करेगा भैया, ये लिक्विडेटर क्या करेगा, पहले है ना पैसे का जुगाड़ करेगा। क्यों, क्योंकि जितनी एसेट्स है सबको बेचेगा और किसका पेमेंट करेगा, लायबिलिटी या जिनको जिनको पेमेंट करना है उनका। तो लिक्विडेटर अभी कहां खड़ा है, रिसिप्ट साइड में। तो सबसे पहले लिक्विडेटर क्या करेगा, वह हाथ अलग बाल अलग हो गया लिक्विडेटर का सबसे पहले लिक्विडेटर क्या करेगा, कंपनी के पास कितना नकदी पड़ा है वो दिखेगा। ठीक है, उसको अपने हिसाब में अपने कंट्रोल में ले लेगा, कैश इन हैंड और कैश और बैंक बैलेंस। उसके बाद लिक्विडेटर बोलेगा कंपनी वालों को कि बताओ आपके पास ऐसी कौन कौन सी एसेट है जो गिरवी रखी हुई है, ऐसी कौन कौन सी एसेट है जो प्लेस्ड है, प्लेस्ड मतलब गिरवी रखी हुई है, बताओ। तो कंपनी वाले बताएंगे देखो हमारे पास टोटल 10 एसेट है, 10 में से ये 2 एसेट क्या है, गिरवी रखी हुई है, और बाकी की 8 एसेट है गिरवी नहीं रखी हुई है। ठीक है, तो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी ये है कि जो एसेट्स गिरवी रखी हुई है ना, गिरवी किसके पास रखते हैं, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, कंपनी जो होती है ना, जो कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, मान लो कोई लोन ली है, कंपनी क्या करी है, लोन ली है। तो लोन ली ना, तो लोन लेने के टाइम पे उससे कोई एसेट गिरवी रखा ली गई। मान लो कंपनी ने लोन लिया बैंक से और कंपनी ने अपनी बिल्डिंग को क्या करवा दिया, गिरवी रखवा दिया, किसके पास, बैंक वाले के पास। बैंक वाले के पास गिरवी रखवाने का मतलब क्या है कि कल को अगर कंपनी लोन का पैसा वापस नहीं देगी तो बैंक वाला क्या करेगा, बिल्डिंग बेच के उसका पैसा रिकवर कर लेगा। इतना तो समझते हो कि नहीं। तो इस टाइप का अगर कोई लोन होता है ना, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ऐसे क्रेडिटर्स या ऐसा लोन जिसके पास हमारी कोई एसेट क्या की हुई है, गिरवी रखी हुई है। गिरवी मतलब इस बिल्डिंग पर पूरा अधिकार किसका है, भले यूज हम कर रहे हैं लेकिन अधिकार किसका है, बैंक जब तक परमिट नहीं करेगा या बैंक का जब तक पैसा क्लियर नहीं होगा तब तक आप बिल्डिंग को बेच नहीं सकते। लेकिन अब क्या हो रहा है, धंधा बंद हो रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो लिक्विडेटर को तो काम है ना भाई बेचने का, लिक्विडेटर आया ही उसी लिए है। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, ये बिल्डिंग बेचेगा। लेकिन बैंक से जब लोन ले रहे थे तो बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि बिल्डिंग किसके अंडर में होगी, बैंक के अंडर में। तो इस बिल्डिंग को बेचने से जो भी पैसा आएगा ना भाई, इस पैसे का पेमेंट सबसे पहले किसको करेंगे, बैंक वाले को करेंगे, क्योंकि उस बिल्डिंग के पैसे के ऊपर अधिकार किसका था, बैंक वाले का था। तो यहाँ पे बैंक वाले को बोलेंगे हम क्या, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
या सिक्योर्ड लोन, तो लोन वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते हैं। और ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, ये बताओ गिरवी रखी हुई ना बैंक वाले के पास, तो इसको बोलेंगे एसेट्स प्लेस्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसेट प्लेस्ड। तो ये दोनों चीज इंटर रिलेटेड है, समझ में आई। जो एसेट प्लेस्ड होती है वो किसके पास प्लेस्ड होती है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास प्लेस्ड होती है। तो जो प्लेस्ड एसेट होती है उससे जो भी पैसा आएगा आपके पास लिक्विडेटर के पास, उससे पहले किसका पेमेंट करेगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेगी। मैं एग्जांपल के लिए बैंक और बिल्डिंग बोल रहा हूं, लेकिन आपको वो वर्ड यूज करने हैं वहां पे। जो एसेट प्लेस्ड है ना, प्लेस्ड, गिरवी रखी हुई एसेट से जो भी पैसा आएगा उससे वो किसका पेमेंट करेगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। आ रही बात समझ में। तो देखो दिख रहा है लिक्विडेटर यहां पे खड़ा है, और अब पढ़ो क्या लिखा है, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स। अरे पहला वाला भाई, लिक्विडेटर जहां खड़ा है उसको देखो, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स प्लेस्ड, मतलब ऐसे एसेट जो प्लेस्ड है उससे क्या हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। रियलाइजेशन मतलब पैसा आ रहा है, तो उससे जो भी पैसा हुआ आया उसको क्या लिखेंगे, अमाउंट रियलाइज्ड, जो पैसा आया, और माइनस क्या कर देंगे, क्योंकि अब जो पैसा आया उससे किसको पेमेंट कर दोगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दोगे। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर यहां से अपना पैसा ले लेगा। अब यहां पे तीन कंडीशन बनती है भाई, तीन कंडीशन बनेगी, सुनना। मान लो बैंक का लोन था 10 लाख का, मतलब हमको बैंक का लोन कितना देना था, 10 लाख, और जो बिल्डिंग उसके पास गिरवी रखी हुई थी उसको बेचे तो हमको मिला 12 लाख। बैंक का लोन कितने का था, 10 लाख, और बिल्डिंग बेचे तो कितना आया, 12 लाख। तो बैंक वाला पूरा 12 लाख ले जाएगा, नहीं, जितना उसका है उतना ही लेगा। ऊपर का जो पैसा है 2 लाख रुपए, उसको क्या बोलेंगे, ये पैसा कंपनी को दे दिया जाएगा। मतलब पहले लिक्विडेटर के पास आएगा, लिक्विडेटर ही बांटते रहेगा। तो ये पहली सिचुएशन है कि जो बैंक का लोन है, बैंक के लोन को हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर। बिल्डिंग मतलब हमारे लिए क्या है, एसेट प्लेस्ड। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद एसेट प्लेस्ड की अमाउंट बढ़ गई, मतलब ज्यादा आ रही है, तो जो एक्सेस अमाउंट बच रही है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। दूसरी सिचुएशन, बैंक का लोन है आपका 10 लाख, लेकिन बिल्डिंग को बेचे तो आपको मिला 8 लाख। बैंक का लोन है कितना, 10 लाख, लेकिन बिल्डिंग बेचे तो कितना आया, 8 लाख। तो बैंक वाले का लोन पूरा दिवाया, कितना बच गया, तो ये क्या आ गया, डेफिसिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेफिसिट। कभी कभी तीसरी सिचुएशन ऐसी आएगी, लेकिन नॉर्मली मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। बैंक का लोन है आपका 10 लाख और बिल्डिंग बेचे तो कितना आया, 10 लाख, तो ये नो डेफिसिट नो सरप्लस। ठीक है। तो अब वापस से ये देखो लिक्विडेटर जहां खड़ा है उसको, क्या हुआ, रैली वैली निकली है क्या, नहीं रैली निकली है। अच्छा आज आदिवासी दिवस है ना, तो उसका पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है, शायद उन्हीं लोग पूरी रैली निकाले, छुट्टी है ना, राज्य सरकार की छुट्टी पूरी आज। चलो, आदिवासी लोग ही ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बाकी किसी को पर्यावरण से कोई मतलब नहीं, मालूम है आप लोगों को। सबको पेड़ काटना है, पौधा काटना है, अपना घर बनाना है, लेकिन आदिवासी लोग ही ऐसे हैं जो अपने जंगल को बचा के रखे हुए हैं, समझे। चलो, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स प्लेस्ड, अमाउंट रियलाइज्ड, जितना पैसा आया, और आपने पेमेंट किसको कर दिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अब जो आपके पास बचेगा या तो सरप्लस बचेगा या फिर क्या बचेगा, डेफिसिट। सरप्लस बचेगा तो उसकी अमाउंट को क्या कर देना है, अमाउंट वाले कॉलम में बाहर निकाल देना है। अमाउंट वाले कॉलम में बाहर निकालने का मतलब वो पैसा अब किसके पास आ गया, लिक्विडेटर के पास आ गया, सरप्लस आया तो। और अगर डेफिसिट आएगा, डेफिसिट आएगा तो उसकी अमाउंट को देखो, एरो बना के मैं कहीं लेके चला गया उसको, पेमेंट साइड में वो किसके साथ जाके जुड़ जाएगा,
क्योंकि बैंक वाले के पास हमने क्या गिरवी रखाया था, बिल्डिंग। बिल्डिंग बेच के जितना पैसा वसूलाया, वो वाला भी बंद कर दो, ठीक है ठीक है। बिल्डिंग बेच के जो पैसा आया, ज्यादा पैसा आया तो हम सरप्लस मान लिए। लेकिन अगर डेफिसिट हो गया, मतलब जितना बिल्डिंग बेचे उससे जो पैसा आया उससे पूरा हम सिक्योर्ड क्रेडिटर को नहीं दे पाए, अभी देना भी है, तो उस केस में सिक्योर्ड क्रेडिटर का जितना अनपेड अमाउंट है ना, वो अनसिक्योर्ड बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो सिक्योर्ड क्रेडिटर को आप पेमेंट कर डाले तो ज्यादा बच गया पैसा तो अच्छी बात है, वो लिक्विडेटर रख लेगा। लेकिन अगर कमी हो जा रही है पैसा देने में, तो अब बैंक वाले का दूसरे चीज के ऊपर अधिकार नहीं है, जब मैं फर्नीचर बेच के पैसा ले जाऊंगा, मैं ये बेच के पैसा ले जाऊंगा, क्योंकि गिरवी क्या रखा थे उसके पास, बिल्डिंग, दूसरे एसेट उसके पास गिरवी नहीं थे। तो अब सिक्योर्ड क्रेडिटर भी सिक्योर्ड नहीं रहेगा, कितना बन जाएगा, जितना अमाउंट पे नहीं हुआ है ना उतने अमाउंट के लिए वो क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। इसलिए जो डेफिसिट की अमाउंट है उसको उठा के हम किसके साथ ले जाके चिपका देते हैं, अनसिक्योर्ड में ले जाके जोड़ देते हैं उसको। आ रही बात समझ में? ठीक। अब हम बात करेंगे रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट नॉट प्लेस्ड। ऐसे एसेट जो किसी के पास गिरवी नहीं रखा है, खुले एसेट। तो मैंने यहाँ पे ना एग्जाम्पल के लिए नाम लिखा हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन में आप लोगों को दूसरे दूसरे नाम मिल सकते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया ऐसे ही। अब हम बात करें किसकी, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट प्लेस्ड। बिल्डिंग बेचे कितना पैसा आया, लैंड बेचे कितना पैसा आया, प्लांट मशीन बेचे कितना पैसा आया, वो सब अमाउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में कि कितना पैसा आया। तो सबको अंदर इंटरनल कॉलम में लिखो, टोटल लगा के बाहर निकाल देना। ये जो रियलाइजेशन हो रहा है किससे हो रहा है, जो एसेट गिरवी नहीं रखाए थे वो। फिर रियलाइजेशन फ्रॉम अनपेड कॉल, रियलाइजेशन फ्रॉम अनपेड कॉल। कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो होती है ना, मालूम है ना, शेयर इंस्टॉलमेंट में इशू होते हैं, मतलब उसका पैसा जो मंगवाया जाता है इंस्टॉलमेंट में मंगाया जाता है, थोड़ा पैसा एप्लीकेशन में, थोड़ा पैसा अलॉटमेंट में, थोड़ा पैसा कॉल में, फिर थोड़ा पैसा अगली कॉल में। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन थी कि कंपनी जो है एप्लीकेशन का पैसा मंगवाई, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाई, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाई, फाइनल कॉल का पैसे को भी रोक के रखी थी, मंगवाएंगे बाद में आराम से। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ गई, फाइनल कॉल का पैसा मंगवाने के पहले ही कंपनी बंद करना पड़ गया। आ रही बात समझ में? फाइनल कॉल का पैसा भी आया नहीं है कंपनी के पास, उसके पहले ही कंपनी को बंद करना पड़ गया। तो उस जो मान लो 2 रुपए की अमाउंट फाइनल कॉल की थी वो नहीं मिली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनपेड कॉल। तो कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी बंद होते रहती है ना, तो अनपेड कॉल के पैसे को मंगवाती है। कंपनी नहीं मंगवाती, कौन मंगवाता है, लिक्विडेटर मंगाता है। भैया जो आप लोग का 2 रुपए बचा है लेकर आना, समझे मेरी बात? तो रियलाइजेशन फ्रॉम अनपेड कॉल, इसकी एंट्री अपने को यहां पे करनी है, ठीक है। तो 4 जगह से पैसा आएगा भाई। एक कहां से आएगा, जो पहले से कंपनी के पास पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड। दूसरा पैसा कहां से आएगा, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स प्लेस्ड, जो एसेट गिरवी रखे हो। लेकिन रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट जो प्लेस्ड है, जो एसेट प्लेस्ड है, उसका पैसा के ऊपर सबसे पहला अधिकार किसका है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का। सरप्लस बचेगा तभी वो लिक्विडेटर के हाथ में पैसा आएगा, और डेफिसिट होगा तो सिक्योर्ड क्रेडिटर भी क्या बन जाएंगे, अनसिक्योर्ड। अब लिक्विडेटर क्या वसूली करेगा, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट प्लेस्ड। बिल्डिंग, लैंड, ये एग्जांपल है ना, क्वेश्चन में कुछ भी मिल जाएगा। उसके बाद लिक्विडेटर किसका पैसा मंगवाएगा, ठीक है। अब लिक्विडेटर के पास पैसा आ गया, सब जगह से, जहां जहां से आना था आ गया। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, पेमेंट करेगा। लिक्विडेटर अभी ना खाना बना रहा था, क्या कर रहा था, मैं बोला ना भंडारे की सिचुएशन। तो ये जो दिख रहे ना आपको नाम, ये मैं अभी ना हाईलाइट कर रहा हूं, देखना सबको। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सबको। सबसे पहले मैं हाईलाइट किया किसको, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद डिवेंचर होल्डर,
उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। मान के चलो कि अब भंडारा चालू हो गया और सब लाइन में खड़े, ठीक है, सब लाइन में खड़े। तो ये लाइन में कौन खड़े रहता है मालूम है? पेमेंट साइड वाले लोग। लाइन में कौन खड़ा है? पेमेंट साइड वाले लोग। तो अब पूरी बटेगी तो सबसे पहले किसको मिलेगी? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वाले। सीक्वेंस है, आगे पीछे नहीं करना है, इसका सीक्वेंस है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे पीछे किए मतलब गलत। सबसे पहले पूरी किसको मिलेगी? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वाले को। लेकिन एक जन वीआईपी आके खड़ा है, सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को नहीं मिलेगी। वीआईपी अलग से डब्बा लेके आया है, कौन? सिक्योर्ड। वो लाइन में नहीं लगता, वो पहले ही लेके निकल जाएगा अपना पैसा वो। लेकिन उसका डब्बा अगर फुल हो गया या फिर उसको और चाहिए तो उसको भी लाइन में लगना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले बिना लाइन में लगे पैसा कौन लेके चला जाता है? मतलब डब्बा लेके कौन लेके जाता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब जिन्होंने लाइन में लगे ना, उनका चेहरा देखते हो। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, सबसे पहले किसका पेमेंट होगा? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का। उसके बाद किसका पेमेंट होगा? लिक्विडेटर के रेम्युनरेशन का। देखना अपने घर में ना, कभी भंडारा वंडारा ऐसा कोई आयोजन होता है ना, तो हलवाई लोग थोड़ा सा अलग से निकाल के रख देते हैं। क्यों? मान लो खत्म हो गया तो हमारे लिए तो रख देते हैं थोड़ा सा अलग से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स की, मतलब ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ करते हैं। सबसे पहले उनको खिलाया जाता है खाना, आओ बैठो खाओ, भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर सब खाना चालू करते हैं। हलवाई पहले निकाल देगा, तो ब्राह्मण वामन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले कौन किसको खिलाया जाएगा? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को। उसके बाद प्रिफरेंशियल क्रेडिटर के बाद, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर के बाद इनको पेमेंट किया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। इन लोग सब लाइन में बैठे हैं। डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को एक प्रकार का उधारी दिए रहते हैं, ठीक है। तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर के बाद पेमेंट किसको जाएगा? डिबेंचर होल्डर को। कभी कभी डिबेंचर होल्डर वाले लोगों को ब्याज भी अमाउंट, ब्याज का भी पैसा देना बाकी रह जाता है, तो उसकी अमाउंट को जोड़ देना ब्याज के साथ और दोनों अमाउंट को फिर बाहर ले लेना, ठीक है पायल। दोनों अमाउंट को क्या करेंगे? बाहर मिलेंगे, ठीक। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी में डिबेंचर का पैसा दिए, ठीक है, लेकिन मैं लिक्विडेटर की बात करूं तो हलवाई, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर की बात करूं तो ब्राह्मण, डिबेंचर होल्डर मतलब कौन? भंडारा खाने आगे जान पहचान वाले भैया, ये तो मेरा दोस्त है, जो अलग से नेता नगरी करते हैं ना बैठ के, अलग से मतलब लाइन में बीच में घुसने का काम करते हैं, या जो थोड़ा प्रिफरेंस चाहते हैं आपसे, तो वो कौन है? डिबेंचर होल्डर, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट किसको करोगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। किसको पेमेंट करोगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ये आम जनता। कौन है? आम जनता। लेकिन भाई जो इंसान भंडारा कराता है ना, या जो जिसके घर में प्रोग्राम होता है, बेचारा लास्ट में खाता है, पता है कि नहीं? तो नीचे कौन खड़े हैं? दो लोग, प्रिफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर। अब प्रिफरेंस शेयर होल्डर में जैसे मैं, मान लो मैं भंडारा कराया या जो भी है, तो पहले मैं बोलूंगा नहीं, मम्मी पापा जो भी हमारे घर में है बड़े, उनको बोलूंगा आप लोग खाना खाओ। फिर लास्ट में कौन खाएगा? बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर वाला। तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर भी इक्विटी शेयर होल्डर के पहले खाना खा लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में कौन बचेगा तो इक्विटी शेयर वाला खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। क्या इज्जत नहीं है बेटा? ज्यादा बच गया तो ज्यादा मिलता है उसको। समझे? नहीं बचेगा, बचता है। नहीं बनाया भी वही सोच के जाता है। अभी लास्ट ईयर हम करवाए थे भंडारा, सबसे पहले महाराज जी मेरे को ला के दिया, लो आप खाओ। नहीं महाराज जी, नहीं भगवान को चढ़ाया हुआ भोग है, आप खाओ। तो कौन था? मैं इक्विटी से, तो मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था भाई। भले लास्ट में खाया था, क्या हो गया? आप लोग आए थे ना तब। तो ये है भाई लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आप लोगों को ना सबसे पहले तो फॉर्मेट याद करना है, कौन कौन सी चीज आती है और उसको कहाँ कहाँ पे लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब है ना, मैंने तो आप लोगों को इसकी मीनिंग बताई है, अब सारे चीजों का मैंने रूल बताया है कि आपको, ठीक है।
तो मैं इसका रूल कवर करूंगा अगले एपिसोड में, ठीक है, क्योंकि एकदम से बता दूंगा ना तो आप लोगों के दिमाग में बोझ हो जाएगा। हाँ, एक चीज है कि कॉर्पोरेट अकाउंट एडवांस अकाउंट में अच्छी चीज है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहते हैं, तो इसके सिलेबस का ज्यादा चिंता मत करना, है ना, कि हमारा, हाँ इनकम टैक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसी में से ही बात घूमते रहती है। चलो, तो मैं आज की क्लास ओवर कर रहा हूँ, 5-7 मिनट का ब्रेक है, फिर हम है ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का इनकम टैक्स का।